हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति सारणी के बारे में आप लोग को बताया था, समझाया था और कहा था कि एक बार आप लोग घर पे बैठ के सारणी बनाकर देखना, बन जाएगा। और कोशिश करना कि कम से कम साइन थीटा याद हो जाए, साइन थीटा का मान याद हो जाए। इस चैप्टर में हम लोग 8.2 चैप्टर भी पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इस सारणी के द्वारा हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, बगल में किताब भी खोल लीजिएगा और हमारे साथ साथ क्वेश्चन बनाइएगा। पहले फोकस वीडियो पे रखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन बनाइएगा, आपका पक्का बन जाएगा। ठीक है, हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एक दो अपने मन से एग्जाम्पल हल्का हल्का, फिर हम लोग बुक पे आएंगे और 8.2 चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल बहुत हल्का एग्जाम्पल है। हम आपसे अगर क्वेश्चन दे दें, सिंपल सा क्वेश्चन कि साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बहुत हल्का है, समझाने के लिए इस क्वेश्चन का उपयोग कर रहे हैं हम। तो देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में साइन के आगे में थीटा, बीटा, ए बी सी ये सब लगा रहता था, पीक्यू भी। हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में जब भी कुछ रहेगा तो यो या तो कोण का नाम रहेगा या कोण का मान रहेगा। तो पिछले चैप्टर में कोण का नाम रहता था, इस चैप्टर में कोण का मान रहेगा। अब आपके मन में यह भी तो ख्याल आएगा कि सर ये केवल 0, 30, 45, 60, 90 ही क्यों, बीच में 40 आ गया तो क्या करेंगे? आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जिसका मान आपको याद करने के लिए कहा गया है। सभी कोण के मान नहीं होते हैं। साइन के आगे में 39 डिग्री रख देगा तो उसका मान नहीं निकलेगा, इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा, समझ गए? इसीलिए जो है बस वही है, इसी की सहायता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब की बार त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में क्वेश्चन का कोण का नाम नहीं मान है और इसका मान फिक्स होता है, तो हम याद करके बैठे हैं। कुछ नहीं करना है, साइन 30 है तो साइन 30 का जो मान होता है वो इसके नीचे में हम लिख देंगे। सारणी में चलते हैं और देखते हैं साइन 30 का मान। तो देखिए साइन 30 का मान 1/2, तो हम आराम से यहां पर लिख देंगे 1/2, बीच में प्लस तो प्लस। अब है कॉस 60, कॉस 60 मान देखिएगा सारणी में तो 1/2, मतलब 1/2 प्लस 1/2। कुछ है इसमें? अगर आपको सारणी याद है तो बताइए, इस क्वेश्चन में कोई जान है? और ये सब क्वेश्चन भी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। 1 नंबर, बस 10 सेकेंड 1 नंबर। आपको सारणी याद है, आराम से 1 नंबर आ जाएगा। जो आदमी मैथ पढ़ते होंगे उनको पता होगा 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और जो नहीं पढ़ते होंगे वो बट्टा पर का जोड़ करेंगे। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, ई 1 से ये गुना हो जाएगा। समझ गए? 2 से 2 एक बार में, 1 से 1 गुना होगा तो 1, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2/2, कैंसिल होके आंसर आ गया 1। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा कुछ क्वेश्चन टफ भी होता है, बड़ा भी होता है। सबको आज हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं। क्वेश्चन है कोसेक 30 प्लस tan 45, कोसेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। अगर आपको सारणी याद है तो एक बार में बन जाएगा। देखिए कोसेक 30 का मान 2, तो कोसेक 30 के नीचे में लिखेंगे 2 प्लस tan 45 का मान 1, इसके नीचे में लिख देंगे 1, 2 प्लस 1 बराबर 3, आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये चेक करने के लिए होता है कि आपको ये टेबल याद है या नहीं याद है। आप लोग आशा है याद कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन है tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री। यह क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा मतलब भारी नहीं है, आसान ही है। देखिए कैसे बनेगा। tan 30 का मान टेबल में देखिएगा तो आएगा 1/√3, प्लस cot 30 का मान देखिएगा तो आएगा √3। अब आपको वर्गमूल पता है, रूट का प्लस माइनस गुना भाग पता है तो आसान है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए दोनों में कुछ नहीं कर सकते तो हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे और एलसीएम हो जाएगा √3। √3 से √3 में भाग लगाते हैं, √3 से √3 एक बार में कट जाएगा, 1 आएगा, और इस 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो 1 प्लस। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा,
और 1 से √3 में भाग लगाएंगे तो √3, और √3 से √3 गुना होता है तो हो जाता है 3। ये तो आप सभी जानते होंगे। √x से √x गुना होगा तो x होता है, √2 से √2 गुना होगा तो 2 होता है, √3 से √3 गुना होगा तो 3 होता है। ये सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। और थोड़ा सा एक चीज और देखिए, √2 में अगर √2 जोड़ेंगे तो ये मत सोचिएगा कि √4 हो जाएगा। कई बच्चों को लगता है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसे बनाते हैं, एगो √2 एगो √2 तो 2 गो √2। समझ गए? एकदम बिहारी देहाती भाषा में। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखे 3 गो √2 और प्लस 2 गो √2। ये √2 और √2 है, क्या गो है तो 3 गो, ई क्या गो है तो 2 गो, तो 3 गो 2 गो तो 5 गो √2। ये सब आप लोग को आता होगा, ये सब जूनियर क्लास में सिखाया जाता है 8th 9th में। फिर भी हम आपको समझा दिए कि अगर आपका बेस थोड़ा सा भी हिला हुआ हो तो समझ जाइए। इसका यही आंसर आ गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर लिख देते हैं, किताब का अंतिम पन्ना में जाते हैं, उत्तरमाला में, और आंसर मिलाते हैं, आंसर नहीं मिलता है तो सर के पास जाते हैं, सर आंसर तो लाए हैं, आंसर मिला नहीं है। तो आपको सर बताते हैं कि बउआ एकर जो था वो हर का परमयीकरण करना था तो आंसर मिल जाता। अब आप आते हैं और इसका हर का परमयीकरण कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि आंसर मिल गया। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप जो गए सर से पूछने के लिए, सर आंसर नहीं मिला, और सर ने आपको कहा कि बउआ इस क्वेश्चन में हर का परमयीकरण करना था, ये क्यों जाना पूछने के लिए? हमको क्यों नहीं पता चलता है कि इसके में हर का परमयीकरण करना था या हर का परमयीकरण करना नहीं था? हमको ये बात सीखना है और आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कोई भी संख्या जो होता है वो संख्या हमेशा अपने हर को, अपना जो हर होता है, हर समझते हैं ना, भिन्न में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जैसे आज तक कभी आप ये उत्तर नहीं दिए होंगे। अगर आपके अंतिम में ये उत्तर आया होगा तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा के माइनस को ऊपर ले गए होंगे और लिखे होंगे -3/2, तब लिखते होंगे आंसर। ये छोटा सा चीज है लेकिन आपने बचपन से आज तक किया है, क्योंकि कहा जाता है कि हर जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। मतलब हर में ना तो माइनस लगेगा, ना रूट लगेगा, ना वो दो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं √2 + 3, किसी के बट्टा में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये सही नहीं है। हमें इस दोनों को हटा के कोई ना कोई इसके बदले एक अंक लिखना पड़ेगा, वो भी बिना रूट का। तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन के अंत में आपको हर पूर्णांक नहीं आए तो समझ जाइएगा कि हर का परमयीकरण करना पड़ेगा, सर से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? जैसे यहां पर देखिए नीचे में क्या आ गया, √3। क्लियर हो गया कि भैया रूट ठीक नहीं, सॉरी हर जो है वो ठीक नहीं दिख रहा है, हर एक धनात्मक पूर्णांक दिखना चाहिए। और देख रहे हैं कि टोपी पहन के बउआ रहा है, इसका मतलब उत्तर माला भी नहीं मिलाना है, सर से भी नहीं पूछना कि सर हमारा उत्तर क्या हुआ। आपको खुद समझ जाना है कि हमें करना पड़ेगा हर का परमयीकरण, और हर का परमयीकरण करना 9वां में भर भर के है, आप खूब किए होंगे। तो हम आपको उतना डिटेल में नहीं, फिर भी रास्ते में बताते चलेंगे क्वेश्चन बताने के क्रम में कि कैसे कैसे करना होता है। तो हम इसको आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्यों, वो समझे, और क्या करना पड़ेगा वो भी अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी भिन्न का हर एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। इसीलिए कभी रूट में नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में है तो हम इस रूट को हटाएंगे, और इसी को कहते हैं हर का परमयीकरण। देखिए हर का परमयीकरण कैसे होता है, 1 + 3 लिखा हुआ है ऊपर में, और बट्टा में √3 है। तो बट्टा में अगर √3 है तो इसे हम √3, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4/√3 आता। अब इस 3 को हटाना है √3 को, तो 4/√3 गुना, अगर नीचे में √3 है तो ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3, ऐसा करते हैं। इसी को कहते हैं हर का परमयीकरण करना। देखिएगा चुटकी में नीचे से रूट गायब, 4 √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 4√3, और √3 से गुना होगा तो अभी हम यहां पर बताए थे आपको 3 आएगा। अब आप गौर से देखिए, ये नीचे वाला जो हर है ना वो सिंपल आ गया, एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। अब हम इसको आंसर लिखेंगे, और किसी भी पुस्तक के उत्तरमाला में जाइएगा तो यही आंसर मिलेगा। क्लियर है?
आशा है कि आप समझ गए होंगे, हर का परमयीकरण भी थोड़ा समझे होंगे, और हर का परमयीकरण कब करना पड़ता है, मेन बात ये समझाना था। अब आते हैं हम 8.2 चैप्टर पे। उसके कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपको करवाएंगे। ये एग्जाम्पल था जो हम अपने तरफ से आपको क्वेश्चन करवाए थे। ये सब एक नंबरी क्वेश्चन में खूब आता है। क्लियर? तो हम चलते हैं 8.2 की तरफ। ठीक है, 8.2 का ये पहला क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30। अब बीच में कुछ नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब गुना, प्लस साइन 30 कॉस 60, कुछ नहीं करना है, सबका मान लिखना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे साइन 60 है तो साइन 60 का मान आप देखिएगा टेबल में, साइन 60 का मान √3/2, तो यहां लिखेंगे √3/2, कुछ नहीं है बीच में तो गुना, कॉस 30 √3/2 प्लस, अब है साइन 30 1/2, साइन 30 के नीचे में 1/2, कुछ नहीं है तो गुना, कॉस 60 का मान फिर 1/2, हम लिखेंगे 1/2, सबका मान लिख दिए। अब आपको कैलकुलेशन आता ही है, बस आंसर आ जाएगा। √3 से गुना होगा तो 3, 2 से गुना होगा तो 4, प्लस 1 से गुना होगा 1 और 2 दूनी 4, बट्टा पर का जोड़, एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 एक बार में, और 1 से गुना होगा 3, तो 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, प्लस 4 एकम 4 एक बार में, 1 को 1 से एक बार में, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 बट्टा में 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, इस प्रकार 1 आ गया आंसर। यह था पहला क्वेश्चन 8.2 का पहला। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आसान क्वेश्चन भी हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो के द्वारा करवा दें। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क समझ के खुद से कीजिएगा, और अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहला का तीसरा क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, उसके तरफ चलते हैं। यह है 8.2 का पहले का तीसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ऊपर में है cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2, तो हम लिखेंगे 1/√2, ये वाला बट्टा हमने यहां डाल दिया। अब है sec 30, और sec 30 का मान होता है 2/√3, तो हम यहां पर लिखेंगे 2/√3, प्लस cosec 30 का मान है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। ठीक है, आपके सामने मान हमने लिख दिया। अब आपको जितने अच्छे से बट्टा पर का जोड़, घटाव, गुना, भाग आता है, उतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर में कुछ कर नहीं सकते हैं, एक ही अंक है, नीचे में ये 2 है, तो दोनों का बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा। ऊपर में है 1/√2 बट्टा, इस दोनों में अगर बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो √3 है और नीचे में कुछ नहीं है, तो एलसीएम आएगा √3। √3 से √3 में भाग देंगे तो एक बार में, और 1 से 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस, अब इसके नीचे में कुछ है नहीं तो 1 होगा, 1 से √3 में भाग लगाइएगा तो √3, और √3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 आएगा। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, ऊपर में एक भिन्न है आपको दिख रहा होगा, और नीचे में एक भिन्न दिख रहा होगा। ऐसा जब जब सीन बने तो बहुत आसानी से करना है, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख दीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए, और नीचे में जो है इसको पलट दीजिए, मतलब √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो हम इसे गुना कर देंगे। गुना करें, देखिए अगर हम 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 आएगा, और बट्टा में अगर हम √2 को 2 से गुना करें तो आ जाएगा 2√2, प्लस √2 को इससे गुना करेंगे तो 2 के जगह 2, और √2 और √3 गुना होकर √6। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम यहां पर आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम आंसर नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है? कारण है कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो उत्तर आ रहा है उसका हर सिंपल होना चाहिए, बिना माइनस के, बिना रूट के, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो देखिए कितना बड़ा आया है। तो अब जैसे अब ये आ जाए तो हमें करना पड़ता है हर का परमयीकरण, और अब हम करेंगे हर का परमयीकरण। हर का परिमयीकरण करने पर देखिए हर का परमयीकरण कैसे करेंगे, तो √3 बट्टा में
2√2 अब प्लस 2√6। हम कॉमन भी ले सकते थे, 2 कॉमन लेते, 2√2 कॉमन लेते, फिर भी बन जाता, लेकिन हम इसको एक ही शख्स में बना देते हैं। ऐसे ही गुना देंगे तो देखिए, जब 2 अंक हो तो क्या करते हैं, सेम टू सेम ऊपर में और नीचे में लिखते हैं। जैसे देखिए 2√2 और 2√6, तो हम लिख देते हैं 2√2 और 2√6। नीचे में भी वैसा ही लिख दीजिए 2√2 और 2√6। ध्यान क्या रखना है कि अगर यहां पर नीचे में प्लस है तो यहां पर माइनस हो, ऊपर भी और नीचे भी, और अगर यहां पर माइनस हो तो यहां पर प्लस, यहां पर प्लस। क्लियर है? अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे में चाहते हैं हम कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का दुश्मन, स्क्वायर रूट को खा जाता है। इसलिए √3 से इसको गुना करते हैं, देखिए 2√3 और √2 तो 3 दूनी 6, माइनस √3 से अब इसको गुना करते हैं तो 2 और √6 और √3 तो 6 त्रिक 18 बट्टा, इधर करेंगे तो आपको गौर से दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कर रहा है 2√2, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर तो 2√6, ये करेगा बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए a का काम 2√2 और b का काम 2√6। अब यहां से आप कुछ कर सकते हैं, जैसे यहां देखिएगा तो ये 9 है, अंदर में 9 है, तो 9 बाहर भी आ सकता है। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं 2 और 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा √6 माइनस √18। इधर देखते हैं नीचे क्या होता है, देखिए 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर केवल एक के ऊपर नहीं है, दोनों के ऊपर है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस फिर से 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। क्लियर है? 2 ऊपर में है √6 माइनस √18 बट्टा 4 दूनी 8 और 6 चौका 24। समझ में आ रहा होगा? 2 ऊपर में है √6 माइनस √18 और नीचे में आ जाता है 8 में से 24 घटाइएगा तो -16। कोई दिक्कत? अब 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और ये है नीचे में माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को या तो ऊपर भेज देंगे या ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो करते हैं। देखिए अगर इस माइनस को हम ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा और हो जाएगा माइनस √6 माइनस √18 और बट्टा में आ जाएगा 8। माइनस से करेंगे गुना तो हो जाएगा माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस √18। लेकिन ऐसा मैथ में होता है कि प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो देखिए इसको करते हैं माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस प्लस √18 बट्टा में 8। अच्छा दिखने के लिए हम √18 को पहले भी लिख सकते हैं और माइनस √6 को बाद में भी लिख सकते हैं। अब √18 को आप क्या कर सकते हैं, तो √18 में जानते होंगे 18 के अंदर में 2 गुने 9 है, तो हम √18 को 2 गुने 9 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? आसान है, 18 के बदले लिखे हैं 2 गुने 9। अब देखिए अगर इसको हम पहले ले आए तो इसको बाद में लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस √6 बट्टा 8। बस हम आंसर के करीब ही हैं। आप जानते होंगे 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो आंसर है, हर देखिएगा गौर से, हर एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। अब आप उत्तरमाला से मिलाइएगा तो मिल जाएगा। वैसे गौर कीजिएगा तो आंसर तो यहीं आ गया था, लेकिन हमारा हर सही नहीं आया था। ये जितना प्रोसेस देखते हैं ये हमने अपने आंसर को सही और सटीक लाने के लिए किया। अच्छा क्वेश्चन था, यहां से आप हर का प्रमेयीकरण भी सीखे होंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन चौथा है, थोड़ा सा भारी है। चौथा क्वेश्चन है, पहला का चौथा हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। वो क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। उसमें हर का प्रमेयीकरण भी करना है और जोड़ घटाव भी लंबा चौड़ा है, तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसी से तो सीखना है। क्लियर है? फिर हम अभी मिलते हैं। पहला का तीसरा, चौथा होमवर्क रहा और पहला का 5वां क्वेश्चन हम अभी कराते हैं, ठीक है?
यह है 8.2 के पहले का 5वां क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, होमवर्क के लिए, थोड़ा सा भारी है, बनाइएगा, मजा आएगा। यह है 5वां क्वेश्चन। देखिए, जब जब आपको स्क्वायर लगा हुआ लगे ना, तो समझ आइएगा क्वेश्चन आसान है, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, और रूट नहीं तो झंझट नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर है 5, तो हम लिखेंगे 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 का जो मान होगा उसका स्क्वायर, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो हम कॉस 60 के बदले लिखेंगे 1/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर है प्लस, तो प्लस 4 के जगह 4, कुछ नहीं है तो गुना, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेक 30 के पास पहुंचते हैं, सेक 30 के पास पहुंचिएगा तो है 2/√3, तो हम लिखेंगे 2/√3, लेकिन सेक का स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब सारणी में देखिएगा तो 10 45 का मान 1 और 1 का कर देंगे स्क्वायर, बट्टा है, बट्टा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, कर देंगे इसका स्क्वायर। वैसे अभी आप 8.4 वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इसके मान को लिखकर बना रहे हैं, अन्यथा जब पढ़ लीजिएगा तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सीधा इसका उत्तर 1 लिख देते, लेकिन अभी हम पढ़े नहीं हैं तो अभी हम पूरे अपने तरीके से बनाएंगे। यहां है 5, तो 5 रहने दीजिए, गुना 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहां पर 4 है तो 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 मतलब 3, माइनस 1 का स्क्वायर सब लोग जानते होंगे 1 होगा। अब आ जाएगा बट्टा, इस बराबर को यहां लिख देते हैं, हाँ 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुने 3 मतलब 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर में गुना होगा, 5 से कटेगा कोई नहीं, 5 से 1 गुना होगा तब 5/4, प्लस कटेगा नहीं, 4 चौके 16/3 माइनस 1 बट्टा, नीचे में देखिए बट्टा पर का जोड़ होगा, यहां भी 4 यहां भी 4, तो हम कर देंगे 4, एलसीएम 4 होगा ना, 4 से 4 में भाग लगाएंगे 1 और इस 1 से 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 और 1 से 3 गुना होगा तो 3, ऊपर में आपको दिख रहा होगा प्लस है माइनस है, तीनों को एक ही साथ बट्टा पर का जोड़ घटाव कर देते हैं, होता है ना बोर्ड मास में, आप लोग पढ़े होंगे, एक ही साथ कर देते हैं। इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, 4 और 3 इस दोनों का एलसीएम होगा 12, 4 तिये 12, तो हम एलसीएम ले लिए 12। देखिएगा 4 को 12 में भाग दीजिएगा, 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा, और इस 3 से ऊपर वाला गुना होता है तो 5 तिया 15, यहां हो जाएगा 15, प्लस है तो प्लस, अब 3 से हम 12 में भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 बार में, और इस 4 से 16 गुना होगा तो 16 चौका 64, तो यहां हो जाएगा 64, माइनस है तो माइनस, अब 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 से 12 में भाग लगाइएगा तो 12 और 12 एकम 12, यहां हो जाएगा 12 बट्टा। ये तो हुआ ऊपर का कांड, नीचे देखिए 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 और बट्टा में भी 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल और आ गया 1, और किसी के बट्टा में 1 हो तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और यही बात हम पहले बोले थे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होगा, क्योंकि जब हम 8.4 पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका पढ़ेंगे, और एक सर्वसम्मिका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन चूंकि वो पढ़े नहीं थे तो हमने लगाया नहीं, हमने अपने तरीके से सॉल्व किया, लेकिन आया 1। अब ऊपर में देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस प्लस वाला भाई हो गया, एक जगह कर लेते हैं, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 माइनस 12 बट्टा 12। अब इसको घटाइए, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बट्टा में 12। बताइए क्या हर का परमीकरण करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर एक धनात्मक पूर्णांक अपने आप आ गया है, तो आंसर हो गया 67/12, 67/12। आशा है हल्का क्वेश्चन था,
हल्का क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि रूट नहीं था। आप लोग रूट से डर जाते हैं, डरने वाला है नहीं रूट, लेकिन हम लोग डर जाते हैं, स्वाभाविक क्रिया है एक। तो ये था 8.2 का पहला का 5वां क्वेश्चन। इसमें हमने 2 क्वेश्चन नहीं बताया है, एक क्वेश्चन जिसमें कि अच्छा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, जरूर बनेगा, लड़ते रहिएगा तो अंतिम तक वो क्वेश्चन का आंसर आएगा जरूर। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार, लगभग पूछा ही जाता है, ये समझ लीजिए। वो क्वेश्चन है 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। यह है 8.2 का तीसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न और बहुत हल्का प्रश्न। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही है, चलिए लिखते हैं पहले इसको सॉल्यूशन। यहां देखिए क्या लिखा है, 10a + b = √3। अगर यहां पर 10a + b = √3 है तो हमारा पहला प्रयास यह होता है कि अगर इधर 10 के रूप में लिखा हो तो इधर भी 10 ही आए। पहला टारगेट यह है और यही टारगेट हमको लाना है। जैसे देखिए इधर है 10 लिखा हुआ a + b, तो हम इसको भी किसी ना किसी प्रकार से 10 के रूप में लिखेंगे, tan थीटा के रूप में। और आप जानते हैं 10 कितना डिग्री का मान √3, तो सारणी को देखिएगा तो 10 60 डिग्री का मान आएगा √3। इसका मतलब अगर हम 10 60 डिग्री के जगह पर √3 लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से, तो हम √3 के जगह पर 10 60 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का बराबर है। जहां हमें जिसका जरूरी होगा उसका उपयोग करेंगे। तो इस बार हम √3 के बदले 10 60 लिखेंगे, क्योंकि इधर 10 था तो हमको भी 10 चाहिए, तो √3 के जगह लिख देते हैं 10 60। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि बराबर के इहो पार 10 और बराबर के इहो पार 10, तो 10 से 10 काट देता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। हम 10 को 10 से काट नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर समझिए। देखिए 10 के आगे में लिखा है a + b और 10 के आगे में लिखा है 60 और बीच में है बराबर, मतलब बराबर होना चाहिए। तो भैया 10 और 10 तो बराबर है ही, तो इसके आगे वाला भी तो बराबर हो, तब ना पूरा का पूरा मान बराबर होगा। तो इससे हमें एक चीज निकल के आता है कि a + b = 60 डिग्री। क्लियर है? कभी भी 10 और 10 को मत काटिएगा, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा। ये आ गया a + b = 60 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब अगला देखिए 10a - b = √3 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे अब 10a - b = 1/√3। जैसा हमने यहां किया है वैसा ही यहां भी करेंगे, आप समझ रहे होंगे। यहां पर लिखा है 10a - b, तो हम लिखेंगे 10a - b = 1/√3। अब बताइए 1/√3 के जगह पर हमको क्या लेना है? ले हम बहुत कुछ सकते हैं, हम तो cot 60 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि इधर 10 है तो हमको इधर भी 10 ही चाहिए। और 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3। तो अगर हम 10 30 के जगह 1/√3 लिख सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर 1/√3 के जगह पर 10 30 भी तो लिख सकते हैं। तो हम इस बार 1/√3 के जगह पर लिखेंगे 10 30 डिग्री। समझ गए होंगे? अभी फिर से देखिए, इधर भी 10 इधर भी 10, जो हमारा टारगेट था हम वो ले आए, लेकिन 10 से 10 को काटना नहीं है, हमें सोचना है बीच में बराबर है तो पूरा बराबर होना चाहिए। 10 और 10 तो बराबर है, लेकिन 10 के आगे में लिखा हुआ, इसके आगे में लिखा बराबर है नहीं, तो हम उसको बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे a - b = 30 डिग्री और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये आया समीकरण 1 और ये आया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे होंगे a + b है, a - b है। आप बीजगणित जरूर पढ़े होंगे कभी ना कभी, 10th में पढ़े होंगे, और उसमें पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, और उसमें सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया गया होगा विलोपन विधि। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में लगाएंगे विलोपन विधि। यहां पर लिखेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि आप जानते हैं,
विलोपन विधि अर्थ ही है एक किसी चीज का विलोप करना। विलोप करना मतलब लोप करना, और लोप करना मतलब गायब करना। हम गायब करेंगे, और उसमें बताया गया होगा कि हमें जिसको गायब करना है, जिसका विलोप करना है, वो बराबर होना चाहिए। बराबर है तो ठीक, नहीं है तो करना पड़ेगा। और दोनों के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। विपरीत है चिन्ह तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा। यहां देखिए, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो ए और ए प्लस और प्लस है, तो विपरीत है नहीं। अगर हमको ए का लोप करना होगा तो विपरीत करना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, बी के पीछे में प्लस और बी के पीछे में माइनस, दोनों बराबर भी है और दोनों का चिन्ह भी विपरीत है। इसका मतलब हमें सिंपल से तरीके से समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा। देखिए लिखते कैसे हैं। पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर 60, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। इससे पहले हमें लिखना था समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, और हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। देखिए प्लस होता है तो किसी का चिन्ह नहीं बदलता है, तो b से b कट गया। a और a को जोड़ेंगे तो 2a, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90। अब बताइए a बराबर 90/2 कट जाएगा तो आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब अगर a का मान आ गया तो a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो 1 में या 2 में b का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a कितना डिग्री आया है 45 डिग्री। इसको उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 था a प्लस बी, तो a था, अब तो a पता चल गया है 45 डिग्री, तो a के जगह रख देंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहां से हम आराम से b बराबर निकाल लेंगे। 45 प्लस में है, उस पर भेजेंगे तो माइनस में, तो 60 माइनस 45 डिग्री। b बराबर 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री। यहां a आ गया, यहां b आ गया। अंतिम में हम लिख देंगे उत्तर में कि अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब आते हैं। आपके किताब में एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको बनाइएगा और हल कीजिएगा। इसी तरीके से जरूर हल निकलेगा। कोशिश करते हैं एकदम बेसिक से पढ़ाएं। जो बच्चे नॉर्मल हैं, कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, उसे भी समझ में आए, इसलिए हम इतना टाइम लेते हैं। आराम आराम से एक एक चीज पर आपको बताते हैं, फोकस करते हैं कि आपको एक बार बस वीडियो देखना पड़े और किसी से दोबारा पूछना मत पड़े। ठीक है, ये था 8.2 और ये हमारा त्रिकोणमिति का 5वां वीडियो है। कुछ और वीडियोज आएंगे क्योंकि हमें त्रिकोणमिति पूरा करना है, और हम ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाएंगे आपको कि आए आधा घंटा में जल्दी जल्दी बोल के कुछ कुछ पढ़ा के चले जाएं। क्योंकि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो तो सीख ही जाते हैं कहीं भी। हमारा फोकस है सबको लेकर चलना, सबका पढ़ाई हो अच्छे से। जो कमजोर हैं, जो पिछड़ चुके हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी पढ़ने के लिए, या वो बच्चे जो 9 तक नहीं पढ़े हैं अच्छे से, उनको भी समझ में आए, इसीलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है सब बच्चों तक सारे सब्जेक्ट को लेके पहुंचे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में 8.3 के साथ। पहले उसका थ्योरी, फिर वो चैप्टर, धीरे धीरे करके ऐसे हम त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति सारे चीजों को लेके आएंगे। और बीच में त्रिकोणमिति पढ़ाने के बाद आपके सामने बस त्रिकोणमिति तक ही लेट है। त्रिकोणमिति के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हम लेके आपके सामने आएंगे। आशा है कि आप जरूर समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन को ढूंढकर आप बनाइएगा। नहीं तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा करके पीडीएफ बना के हम भेज देंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में 8.3 त्रिकोणमिति के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।